वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। ये है वो प्लेटफॉर्म जहां आपको सारे कंटेंट फ्रॉम किंडरगार्टन से लेके 12th ग्रेड तक मिलते हैं पूरे के पूरे फ्री। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम क्या करेंगे, हम अपने टॉपिक पे मूव करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने पहला इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है पैटर्न्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे मेन कंटेंट पे। अब बोलोगे मैम पैटर्न क्या है? अब खुद सोचो, मैंने इतने देर से बोला कि स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी है, जेनेटिक है, इकोसिस्टम है, पर कभी सोचा है क्यों है मैम, आखिरकार इतना ज्यादा वेरिएशन मिल क्यों रहा है? तो उसके बेसिक दो बड़े बड़े रीजन है। पहला है लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट और दूसरा है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। तो अगर यहाँ पे तुमको ग्लोब दिख रहा है तो एक बात बताओ, अगर तुमने ये, मैं 7th क्लास का क्वेश्चन पूछ रही हूँ, अगर मैंने बोला बताओ तुम्हारे वर्ल्ड को तुम कितने जोन्स में डिवाइड करोगे, तो याद करो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बोलोगे मैम 3 जोन में। साइंस में भी पढ़ा था 3 जोन में, कौन कौन से? फ्रिजिड, दूसरा तुम्हारा हुआ टेम्परेट और तीसरा हुआ ट्रॉपिक। तो अगर ये जो बीच वाला जोन होता है जो स्टार्ट होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ से, फिर बीच में आता है तुम्हारा इक्वेटर और फिर खत्म होता है 23.5 डिग्री साउथ में, तो ये जो बड़ा वाला जोन है वो क्या है तुम्हारा? ट्रॉपिक जोन। अगर थोड़े कुछ याद आ रहा होगा तो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि सबसे ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी, इनफैक्ट नंबर भी हमें कहाँ मिलता है? इसी ट्रॉपिक जोन में। इंडिया भी किस एरिया में ज्यादा आती है? ट्रॉपिकल जोन में, और थोड़ा बहुत टेम्परेट का पार्ट, ठीक, क्योंकि 23 जो कर्क रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके नीचे तो पूरा का पूरा क्या हुआ? हमारा ट्रॉपिक जोन, और थोड़ा सा बचा हुआ हमारा टेम्परेट जोन भी है। अब दूसरा जो जोन तुमको याद आ रहा होगा वो इसके ऊपर कौन सा होता है? टेम्परेट जोन। सिमिलरली नीचे भी आया टेम्परेट जोन। और जो पोलर एरिया बोलते हैं जिसको पोलर जोन या फिर फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन क्यों? जल्दी याद करो, क्योंकि वहां क्या है? परमाफ्रॉस्ट। देखो जब भी याद करो ना पुराने चैप्टर के, ट्राई करो वर्ड्स इस चैप्टर में भी तुम इंटरलिंक बनाने के, तो जल्दी जल्दी कोई भी चैप्टर याद होगा। ठीक है, अब बोलोगे मैम ये तो समझ में आ गया, तो एक बात बताओ, तुम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड तो जा ही रहे हो और लॉन्गिट्यूड भी तो जा रहे हो, जैसे जैसे अब यहाँ पे लॉन्गिट्यूड मतलब एरिया वाइज, ठीक है, और लैटिट्यूडनल मतलब एक एक करके लैटिट्यूडनल वाइज ऊपर ऊपर शिफ्ट होते जा रहे हो। तो अगर हम आते हैं अगली स्लाइड में, तो अगली स्लाइड का मेन रीजन क्या हुआ तुम्हारा? वही लैटिट्यूडनल प्रॉब्लम या लैटिट्यूडनल शिफ्ट। जैसे जैसे इक्वेटर के ऊपर होते जाओगे वापस वही आ गया, अर्थ है, अर्थ क्या हुआ? टिल्ट हो गया। टिल्ट हो गया तो एक्सिस भी है एक मेन रीजन, और दूसरा इक्वेटर वाले जोन पे क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा सनलाइट है, बहुत स्ट्रॉन्ग सनलाइट है, सनलाइट भी है, और कौन है वहां पे? सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर का नंबर है। तो जहां प्रोड्यूसर का नंबर ज्यादा वहां स्पीशीज का वेरिएशन भी ज्यादा। अब वापस वही अर्थ पे आते हैं, इस वाले जो फ्रिजिड जोन है, ये वाला जोन बाबा, तो इस वाले जोन में क्या है? सनलाइट कम है। सनलाइट कम हुआ तो कौन सा जोन कम हो गया? तुम्हारा प्रोड्यूसर वाला जोन। प्रोड्यूसर वाला जोन कम हो गया तो उसके ऊपर जो उनको खाने वाले हैं तो वो भी कम हो जाएंगे। तो यही लिखा है, देखो जरा, विथ वेरी फ्यू एक्सेप्शंस, कहीं कहीं तो एक्सेप्शन होते ही हैं, साइंस में आ ही जाते हैं एक्सेप्शंस। ट्रॉपिक लैटिट्यूडनल रेंज बिटवीन 25.5 या 0.5 डिग्री नॉर्थ टू यहां से लेके इस वाली जगह तक 25.5 डिग्री साउथ हार्बर मोर स्पीशीज दैन टेम्परेट और पोलर एरिया। रीजन क्या हुआ? अगर किसी ने पूछा यही लॉजिकल में बताओ इसका रीजनिंग का आंसर, तो पहले क्या लिखोगे? बिकॉज ट्रॉपिक जोन रिसीव मोर सनलाइट, सिंस मोर सनलाइट इज देयर, व्हाट इज द सेकेंड रीजन? द ट्रॉपिक लेवल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग या प्रोडक्टिविटी। कौन सी प्रोडक्टिविटी बाबा? फोटोसिंथेसिस का जो रिजल्ट होता है वो प्रोडक्टिविटी इस पर्टिकुलर जोन में क्या है? ज्यादा है। तो नीचे वाला ट्रॉपिक लेवल ज्यादा तो ऊपर वाले मेंबर्स भी ज्यादा हो गए। अब आते हैं अगला, उसी का, अब इसी का बेस्ट एग्जांपल उन्होंने एक्सप्लेन किया, जैसे उन्होंने ले लिया कोलंबिया, ठीक है, और यूएस ले लिया। यूएस में उन्होंने मोर स्पेसिफिकली न्यूयॉर्क का एग्जाम्पल लिया। तुम चाहो तो कोई भी 2 कंट्रीज को कंपेयर करो, बस वो याद रखना एक कंट्री होनी चाहिए तुम्हारे टेम्परेट जोन में और एक कंट्री होनी चाहिए तुम्हारे ट्रॉपिक जोन में, ठीक। अब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर न्यूयॉर्क में कितनी स्पीशीज का वेरिएशन मिला उनको? 105। वापस क्यों? जल्दी से अपना ग्लोब खोलो, एटलस खोलो, साइड में गूगल ही खोल के देखो।
वहां पे तुमको दिखेगा कि जो तुम्हारा न्यूयॉर्क है वो किस एरिया के पास आ रहा है, टेम्परेट जोन के पास। वापस वही, जैसे जैसे टेम्परेट जोन और ट्रॉपिकल जोन के साथ कंपेयर करोगे, क्या तुम्हें नंबर का अंतर दिखेगा, स्पीशीज का वेरिएशन नंबर बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा। सिमिलरली अगर तुमने सुना होगा कि अफ्रीका में जाओ तो बहुत ज्यादा वेरिएशंस दिखेंगे, और अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं तो हमारा जो अमेज़न फॉरेस्ट है तो उसमें तो इतने ज्यादा इनफैक्ट इतनी सारी मूवीज, सारा का सारा यूज हम क्या करते हैं, अमेज़न फॉरेस्ट। एनाकोंडा बनी अमेज़न फॉरेस्ट, उनको अगर कोई डायनासोर जुरासिक भी स्टार्ट करना है तो वो भी अमेज़न फॉरेस्ट का एग्जाम्पल ले लेंगे। कोई नया कुछ उनको डिस्कवर करना है तो अमेज़न फॉरेस्ट से। सोचो मतलब पूरा का पूरा हॉलीवुड और बॉलीवुड भी एक ही फॉरेस्ट के पीछे पड़ा है, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पता है सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कहाँ मिलने वाली है, तुम्हारे ट्रॉपिकल रीजन में, मोर स्पेसिफिकली इक्वेटर के पास वाले एरिया में। देखो तो उन्होंने क्या लिया, दो कंट्रीज ली, कोलंबिया, और दूसरा कंट्रीज ने, और दूसरी दो जगह ली, न्यूयॉर्क। तो सबसे ज्यादा वेरिएशन तुमको कहाँ मिला, कोलंबिया में। क्यों? क्योंकि वहां पे सनलाइट ज्यादा है, इक्वेटर के पास है, ट्रॉपिक जोन में आता है। दूसरा वाला उसका जस्ट उल्टा चल रहा है। इतना आया समझ में। चलो अगली स्लाइड पे मूव करते हैं। अब आई वापस, हर चीज जब बात ही करें तो इंडिया की क्यों ना करें। इंडिया विद मच ऑफ इट्स लैंड एरिया इन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैज मोर देन 1200 स्पीशीज। वापस मैंने बताया इंडिया का आधा पोर्शन ट्रॉपिकल जोन में, आधा पोर्शन टेम्परेट जोन में। तो हमारे पास सिंस ट्रॉपिकल जोन है तो हमारे पास भी तो बहुत ज्यादा वेरिएशन आने वाला है। तो कितनी स्पीशीज है हमारी, सिर्फ बर्ड्स की, सोचो सिर्फ बर्ड्स की कितनी स्पीशीज है, 1200 स्पीशीज। उसके बाद लार्जली ट्रॉपिकल अमेज़न, देखो इनका भी फेवरेट, अमेज़ोनियन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका हैज अ ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। तो याद रखना, अगर मूवी में भी तुम देखोगे या तो कोई अमेज़न ले लेंगे या तो उठा के कोई अफ्रीकन कंट्री जो ट्रॉपिकल के पास वाले रीजन में आती है। हमेशा यही दो लॉजिक्स लेते हैं हर चीज नेचर से रिलेटेड, ऐसी फ्रिक्शन मूवीज बनाने के लिए, है ना। देखो तो साउथ अमेरिका जो अमेज़ोनियन फॉरेस्ट है उसमें सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है। इसी का एक रीजन है कि अमेज़ोनियन फॉरेस्ट को हम लंग्स ऑफ द अर्थ बोलते हैं। मतलब अर्थ के लंग्स है वो। क्यों जरा सोचो, लंग्स मतलब क्या, वो दे रही है वो गैस, कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस। और क्यों ऑक्सीजन गैस, क्योंकि वहां पे वही वापस प्रोडक्टिविटी, तुम्हारे प्रोड्यूसर का नंबर क्या है, सबसे ज्यादा है। तो अगर प्रोड्यूसर का नंबर सबसे ज्यादा है तो बट ऑब्वियस उसको क्या बोलेंगे, लंग्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो गया। और कभी कभी आ जाता है तुम्हारे एनसीईआरटी के या बोर्ड के भी क्वेश्चंस में। ठीक है, चलो तो ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ, इट इज होम टू मोर देन 40,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट। देखो जरा 40,000 स्पीशीज, उससे भी ज्यादा सिर्फ अमेज़ोनियन फॉरेस्ट में ही मिल रहा है। 3,000 फिशेस और 1,300 of birds, 427 of mammals and amphibian and 378 of reptiles। और जब ज्यादा क्या हुआ इनवर्टिब्रेट्स का, तो बाबा 1.25 लाख के ऊपर है इनवर्टिब्रेट्स। तो इसमें से आप बोलोगे मैम याद क्या करना है, याद ये करना है, ये अब सारा का सारा डेटा तो याद रहेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे जिसपे क्वेश्चन बिल्डअप हो सकता है। तो अमेज़ोनियन फॉरेस्ट याद रखना, 40,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स जरूर याद रखना। क्यों? क्योंकि उसी से क्या कनेक्ट में क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ लंग ऑफ द अर्थ किसको बोलते हैं एंड व्हाई इट इज कॉल्ड एज। तो तुम लंग ऑफ द अर्थ का पहला पार्ट का आंसर दोगे कि अमेज़ोनियन रेन फॉरेस्ट को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि लंग्स मतलब ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन के लिए प्रोड्यूसर्स चाहिए, तो प्रोड्यूसर का ही नंबर 40,000 से ज्यादा है। तो याद करो, देखो हर डेटा तो हर नंबर याद नहीं हो सकता, ये तो मेरे को भी समझ में आता है। तो हमको कैसा डेटा याद करना है जिसके ऊपर क्वेश्चन बिल्डअप हो सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे जैसे मैं पढ़ाऊंगी तुम्हें खुद समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो हमको उसी काम के डेटा सारे इंटरलिंक करके याद करने हैं। चलो अगले टॉपिक पे आते हैं, वाई ट्रॉपिकल। अब बोलोगे ठीक है ये तो समझ में आ गया कि ट्रॉपिकल में वेरिएशन है, क्यों है ये भी समझ में आ गया, प्रोड्यूसर है। चलो अब हम थ्योरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं। पहला है टेम्परेट रीजन सब्जेक्ट। अब मैम टेम्परेट रीजन, हम तो ट्रॉपिक डिस्कस करें, कंपेयर तो कर लो पहले। टेम्परेट रीजन सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन इन द पास्ट। अगर तुमको याद होगा टेम्परेट रीजन फ्रिजिड और ट्रॉपिक के बीच में आता है, तो वहां पे क्या है, वहां पे स्लैंटिंग
सनलाइट आ रही है, ठीक है। तो वहां पे क्या हो रहा है, ग्लेशिएशन होते जा रहा है, मतलब ग्लेशियर जो है वो फॉर्मेशन हो रहा है, और ये देखो ये टूटता हुआ भी दिखेगा। अब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैव रिमेन रिलेटिवली अनडिस्टर्ब, क्यों, पूरे टाइम एक जैसा ही सीजन चलने वाला है, धूप ही आने वाली है। बाबा तुम विंटर की बात करो या समर की बात करो, हाँ इंटेंसिटी जरूर कम हो जाएगी, पर धूप तो है, सनलाइट तो मिलने ही वाली है। क्यों, वापस तुम्हारा अर्थ कैसा है, ऐसा एक्सिस में, और ये जो बीच में इक्वेटर है वो तो उसको बोला ही ट्रॉपिक जोन गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रेट सनलाइट उसी एरिया पे आ रही है। तो relatively undisturbed for million of years and thus have a long evolutionary time for species diversification। मतलब एक चीज को हमने undisturbed रखा तो क्या हुआ, धीरे धीरे कुछ कुछ नई नई स्पीशीज, एक का दो थोड़ा वेरिएशन आए, इवॉल्व होती गई स्पीशीज, फिर वापस वही वाइल्ड वेराइटी उस जगह थी उसकी नॉर्मल और चेंज होते होते इवॉल्व होते होते अडेप्ट होती गई वो स्पीशीज, वो अडेप्टेशन परमानेंट होते गया, मतलब म्यूटेशन आया। ऐसा म्यूटेशन था जो पॉजिटिव था, स्पीशीज के फेवर में था एग्जिस्टेंस के लिए, तो वो वहीं रहता गया और बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर जोन में क्या हुआ, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन आया। अब बोलोगे मैम फिर टेम्परेट में क्यों नहीं आया, फिर टेम्परेट में भी तो अनडिस्टर्ब रहता है। ग्लेशियराइजेशन हो गया, टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, ज्यादा हो गया। अगर कोई सपोज करो एक पर्टिकुलर एरिया में एक स्पीशीज डेवलप हो गई, ठीक है, और वो डिस्टर्ब एरिया डिस्टर्ब हो गया, अब सपोज करो वो स्पीशीज का मेन मतलब वहीं से वो स्पीशीज डेवलप होना स्टार्ट हो रही थी, ऐसा समझो, और कुछ नेचुरल कैलामिटी आ गई और वो ये स्पीशीज हो गई खत्म। तो अब सोचो जो मेन सोर्स था वही खत्म हो गया, तो क्या डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा तुमको, तुम्हारी मेन वाइल्ड वैरायटी ही उड़ गई उस जगह से। कुछ आया समझ में, ठीक है। अब आते हैं बी वाले लॉजिक पे, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट अनलाइक टेम्परेट वंस आर लेस सीजनल। वापस वही, सनलाइट तो पूरे 24/7 मिलने वाली है। अब 24/7 मैम, अरे मतलब मैं बोल रही राउंड द ईयर मिलने वाली हूँ, नहीं तो बोलोगे मैम रात को भी मिल रही है, नहीं रात को अर्थ घूम गई तो दूसरी जगह वही जो इक्वेटर वाला है वहां भी मिल तो रही है। चलो, तो राउंड द ईयर मिल रही है तो लेस सीजनल हुआ, क्यों, वापस वही गर्म रहता है, ह्यूमिड रहता है। जब भी तुम इक्वेटर के पास जाओगे दो ही बोलोगे, ऐसा रहता है या तो ह्यूमिड या तो फिर बहुत गर्म, दोनों ही मिलेगा तुमको, ठीक है। रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल, ठीक है। सच कांस्टेंट एनवायरनमेंट प्रमोट नीश स्पीशिएशन स्पेशलाइजेशन एंड लीड टू अ ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी। ओके, तो अब अगर इस टॉपिक पे आए, इसको समझना है तो कैसे समझेंगे, सबसे पहले सुनो। तो ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स अनलाइक टेम्परेट वन, वापस इसी टॉपिक को हम थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके पढ़ेंगे। ट्रॉपिकल कहाँ पे, जहाँ पे इक्वेटर वाले जोन के पास है, टेम्परेट कहाँ के, उसके ऊपर। अब ये वाला समझने के लिए तुमने वो थ्योरी तो सुनी होगी कि हम लोग बेसिकली सबके सब ओरिजिनेट हुए एक ही कॉन्टिनेंट से, हम लोग मतलब इंसान की बात कर रही हूँ। अगर अफ्रीका के बारे में बात करो जहाँ पे बेसिकली नीग्रोज लोग मिलते हैं, अब नीग्रोज बोलना भी गलत है, क्यों, एक्चुअल में जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो हमारे वाइल्ड टाइप है। याद करो थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि जिस भी स्पीशीज का वाइल्ड वाले कैरेक्टर या वाइल्ड वाला स्पीशीज उस पर्टिकुलर एरिया में मिल रहा है, इसका मतलब वो स्पीशीज वहीं पे ओरिजिनेट हुई थी, वहां से अलग अलग जगह इवॉल्व हुई थी, ठीक। तो अगर मैं बात करूं जैसे अलग अलग रेसेस है, राइट, जैसे मंगोलियन रेस है, इंडियन अलग ब्राउन रेस है, फिर उसके बाद आते हैं हम आयरलैंड में जाओगे तो तुम अलग लोग फीचर्स वाले लोग दिखेंगे, उसके बाद तुम यूएस साइड में जाओगे तो अलग फीचर्स के लोग दिखेंगे, ब्राज़ील में जाओगे अलग दिखेंगे, थोड़ा साउथ में आओगे अलग तरीके के दिखेंगे। अब बोलोगे मैम है तो सबके सब होमो सैपियंस ही, करेक्ट, सारे के सारे इंसान, मतलब मैं, तुम्हारे घर में अगर कोई बैठा है, तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे स्कूल के टीचर्स, दुकान वाला, ठेले वाला, सबके सब एग्जैक्टली कितने सेम है, 99.99% हम एग्जैक्ट हैं। अब बोलोगे मैम इसका मतलब सिर्फ 0.1 से इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो अब सोचिए ये डिफरेंस आया कहाँ से, हम ओरिजिनेट हुए एक पर्टिकुलर जगह पे, वापस किस जगह से, जहाँ पे वाइल्ड वैरायटी मिल रही है, और वाइल्ड वैरायटी कहाँ मिलेगी, जहाँ पे उस जगह का ओरिजिनेशन हुआ है। जैसे अफ्रीका बोला, अफ्रीका वापस याद करो कौन से जोन में आ रहा है, ट्रॉपिक जोन में। अब उसी जगह से ह्यूमन क्या कर गए, माइग्रेट कर गए, एक इस तरफ चले गए अपने चाइना की साइड में, थोड़े ऊपर के साइड में चले गए रशिया के साइड में, थोड़े कुछ लोग इस तरफ चले गए यूरोपियन साइड में, कुछ लोग नाव में बैठ के निकल ही गए तुम्हारे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के साइड में। मतलब अगर अब बोलोगे मैम नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका,
याद करो जब अर्थ एक था जहाँ पे सिर्फ दो ही बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स होते थे, यूरेशियन, गोंडवाना आइलैंड। ये सब थोड़ा ज्योग्राफी का, पर मैं क्यों बता रही हूँ, यही चीज़ रिलेट करने के लिए बता रही हूँ। अब ये सारे लोग चले गए, टाइम के साथ वो होते गए, म्यूटेशंस आते गए, इवॉल्व होते गए। इवॉल्व क्यों हुए? उस पर्टिकुलर एरिया, उस पर्टिकुलर जोन के क्लाइमेटिक फैक्टर, क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग उनमें थोड़े थोड़े म्यूटेशंस आते गए। अब म्यूटेशंस बोलोगे मैम ये तो जो डार्विन की थ्योरी थी वो तो फिर बाद में गलत भी प्रूफ हुई थी, लेमार्क की थ्योरी गलत प्रूफ हुई थी। हाँ, मतलब म्यूटेशंस उनमें थे। अब वो वाला म्यूटेशन सर्वाइव कर गया जो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सूट कर रहा था। ठीक, तो तुम्हें सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में क्या रहता है? स्टेबल रहता है। तो उसी जगह आज भी तुम्हें क्या मिलेगी? वाइल्ड वैरायटी मिलेगी। और वहां का सीजन क्या रहता है? पूरे टाइम सेम चलता है, तो लेस सीजनल, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट। और क्या चलता है वहां पे? क्या प्रमोट करता है? नीश स्पेशलाइजेशन। मतलब नीश मतलब क्या? वापस नीश कौन सा वर्ड है? पुराने वाले चैप्टर का वर्ड है। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म उसके इकोसिस्टम में बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, वो उसका हैबिटेट है, वहीं पे उसकी लाइफ साइकिल चल रही है। तो उस पर्टिकुलर जोन को क्या बोलोगे? नीश बोलोगे। जैसे तुम्हारे मछली का क्या नीश हुआ? मतलब जो पॉन्ड वाली मछली, तो उसका पॉन्ड, उसका नीश हुआ। जो तुम्हारी मछली घर पे एक्वेरियम में रखी है, तो उसका नीश क्या हुआ? वो एक्वेरियम नीश हुआ। तुम्हारा क्या नीश हुआ? तुम्हारा घर नीश हुआ, स्कूल नीश हुआ, कहीं खेलने जाते होगे तो वो नीश हुआ, कॉलोनी नीश हो गया। कुछ आ रहा है समझ में? तो उसी में वेरिएशन और उसी में स्पीशिएशन या स्पेशलाइजेशन मिलेगा एंड लीड टू ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी। वही चीज यहां से निकले, टाइम के साथ इवॉल्व हुए, म्यूटेशन था, एक्सप्रेस होने लगा, इन फेवर जाने लगा, तो वही वाला म्यूटेशन अब और ज्यादा दिखने लगा। और फिर क्या होने लगा? तुमने बोला अरे ये तो वेरिएशन आ गया, कहने के सबके सब ह्यूमंस हैं, पर अफ्रीका वाला और अगर चाइना वाला तुम इंसान देखो, होमो सैपियंस सैपियंस, ये दोनों, पर दोनों के फीचर में बहुत बड़ा अंतर है। क्यों? ओरिजिनेट इस जगह से हुए। अब जोन, अब देखो, खुद देखो, आज जो जो लोग अलग अलग जगह बस गए, जो टेम्परेट जोन में चले गए, उनके फीचर्स सब चेंज हो गए। पर आज भी जो बीच में हमारे ट्रॉपिकल जोन में लोग रह रहे हैं, उनका क्या हुआ? पर उनका रिजल्ट था वेरिएशन कॉज करना, पर उनके वहां टेम्परेचर सब कुछ कांस्टेंट चल रहा है, कुछ कुछ थोड़ा बहुत लॉजिक बिल्डअप हो रहा है। अब उसके बाद आते हैं अगली स्लाइड में, जो है अब मैं जो बोल रही थी, जो इसी वाले थ्योरी का अगला पार्ट है। मैंने क्या बोला था? वो अपनी अपनी जगह चले गए, स्पेसिफिक एरिया में चले गए, तो उनमें क्या आने लगे? चेंजेस आने लगे। या फिर करेक्ट है बोलना, चेंजेस पहले से थे, जो चेंज उस पर्टिकुलर एरिया में फिट थे सर्वाइव होने के लिए, वो आगे बढ़ गए, बाकी वाले धीरे धीरे कम होते चले गए। तो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, अब क्या बोलते हैं? स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप किसने दिया था? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया था। ठीक है, ऑब्जर्व दैट विद इन अ रीजन, स्पीशीज रीजन इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर एरिया। मतलब जो वो स्पीशीज जितना ज्यादा एरिया एक्सप्लोर करेगी, उसका वेरिएशन उतना ही आएगा। इसका एग्जाम्पल अगर तुमको याद होगा, जैसे गैलापागोस आइलैंड में एक ही फिंचेस थी, डार्विन फिंचेस, है ना, पर हर फिंचेस में उसका फूड का पैटर्न अलग हो गया था। अब बोलोगे मैम उन सारी फिंचेस तो उसी आइलैंड पे मिलती थी, तो फिर वो तो एरिया पे तो डिपेंड नहीं हुई। हाँ, एरिया पे नहीं हुई, पर अब उस केस में वो किस पे शिफ्ट हो गया? फूड वाला, फीडिंग हैबिटेट पे शिफ्ट हो गया। हुआ कि नहीं? मतलब कोई ना कोई एक ऐसा फैक्टर चलेगा। अब बोलोगे मैम वो फूड पे क्यों शिफ्ट हुई? वापस आते हैं पुराने वाले चैप्टर में, कंपटीशन हो रहा था। देखो एक ही चैप्टर को हम 3 चैप्टर को एक साथ पढ़ सकते हैं। हुआ क्या? डार्विन फिंचेस वाला एग्जांपल लेती हूँ, जो डार्विन ने ऑब्जर्व किया, सबकी सब थी चिड़िया ही, पर हर चिड़िया में अलग अलग वेरिएशन था। कैसा वेरिएशन था? उसके बीक का, जिस तरीके से वो खाना खा रही है। अब खुद सोचो, ओरिजिनली तो ये हुआ नहीं, टाइम के साथ डेवलप होते गया। क्यों डेवलप होते गया? क्योंकि एक ही था स्पीशीज, उनके बीच में क्या होने लगा? कंपटीशन। तो अब कंपटीशन का दूसरा तरीका क्या है कि भैया फिजियोलॉजिकल चेंजेस ले आओ। पर कोई अगर चाह रहा है इंसान या कोई चिड़िया चाह रही कि मेरी बीक का शेप चेंज हो जाए, तो ऐसा तो होगा नहीं। क्या होगा? इवोल्यूशन होगा। मतलब पहले से सपोज 10 चिड़िया थे, उसमें एक चिड़िया की बीक अलग थी। अब उसने क्या बोला? सिंस मेरा बीक का शेप म्यूटेट
ड्यूरेशन से या टाइम के साथ थोड़ा सा अलग है इनके कंपेयर में, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं ये वाला ग्रेन भी खा लूँ और इंसेक्ट्स भी खा लूँ। तो उसने क्या किया अपना, अब वो चाहती थी तो ग्रेन ही खा सकती थी, पर अब उसका कॉम्पिटिशन था, उसने बोला जान दो इनको, लड़ने दो आपस में, मैं क्या करती हूँ, मैं शिफ्ट चेंज करके थोड़ा इंसेक्ट्स पे चली जाती हूँ। अब इसी में 2 स्पीशीज का डाइवर्सिफिकेशन आ गया। देखो एरिया एक ही चल रहा है, ठीक है, अब एरिया एक्सप्लोर उसने क्या किया है, बहुत ज्यादा एरिया देखना भी शुरू किया, ठीक है, उसने बोला ठीक है मैं अपना फूड हैबिटेट ही चेंज कर लेती हूँ। अब इनका बीच में कंपटीशन चला, अब बहुत सेवरल जनरेशन चलती गई, तो फिर और ज्यादा ऐसे ही स्पीशीज का वेरिएशन या डाइवर्सिफिकेशन बढ़ता चला गया। कहने को तो सबकी सब फिंचेस ही हैं, पर उनके बीक में और फूड हैबिटेट में चेंज आता चला गया। तो क्यों हुआ, क्योंकि वो सारे फिंचेस ने क्या किया, एरिया एक्सप्लोर और ज्यादा एक्सप्लोर किया। अब ये तो बोलोगे मैम वो तो एक ही आइलैंड पे थी, करेक्ट, पर अगर बाकी लोगों के देखो, जैसे तुमने पढ़ा होगा मार्सुपियल एनिमल, और जो हमारे नॉर्मल इस जगह रहते हैं उनमें मार्सुपियल मतलब जो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया वाले जो मार्सुपियल टेक्टोनिक प्लेट्स में जो मिल रहे हैं उनको मार्सुपियल एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैंने एक फॉक्स देख लो, यहाँ ये भी फॉक्स है, मार्सुपियल फॉक्स भी है, पर दोनों के मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट में तुम्हें बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा। एक तुम्हारी बुक में टेबल भी दिया हुआ है, इस चैप्टर का नहीं दूसरे चैप्टर का है जो ओमिटेड है, उसमें बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। तो उसमें तुम देख सकते हो कि है एक ही चीज़ से ओरिजिनेटेड है, पर अलग अलग फैल गए, अलग अलग एरिया एक्सप्लोर किया, तो क्या हुआ, उनके अंदर वेरिएशन क्रिएट हुआ। यही सारी थ्योरी किसने दी थी, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दी थी। पर वापस वेरिएशन होगा पर एक पर्टिकुलर लिमिट पे, ऐसा नहीं कि बस आज मैं सपोज इंडिया में रह रही हूँ तो ठीक है, कल मैं चली गई यूएस तो मेरे में वेरिएशन आ गया, हाँ आ जाएगा, थोड़ा सा मेरा एक्सेंट चेंज हो जाएगा, पर फिर मैं परसों आ गई यूरोप में किसी देश में तो और चेंज होगा। ऐसा नहीं होता, ये एक या 2 साल में ये सब नहीं चेंज होने वाला। इट टेक टाइम्स, इट टेक ईयर्स टू इवॉल्व। हो सकता है जैसे अभी हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन चल रहा है, अभी भी हम पूरी तरह चेंज नहीं हुए। देखो जैसे तुम अगर पहले के इंसान देखो तो उनकी फिजिक बहुत ज़्यादा थी, तुम महाराणा प्रताप देख लो, जितने भी राजा महाराजा हुए उनकी हाइट एंड फिजिक देख लो। अब बोलोगे मैम हमने तो किसी को देखा नहीं, पर म्यूजियम में उनके भाले वाले तो रखे हुए। तो अगर कोई इंसान यहाँ से लेके इतनी ऊपर तक का भाला उठा सकता है तो उसका फिजिक भी तो बहुत स्ट्रांग होगा ना। वो खुद उसका आर्मर ही 40 kg का था, उसके बाद भाले का वेट अलग, घोड़े पे बैठ रहा, लड़ने जा रहा है, मतलब सोचो उसका फिजिक कितना स्ट्रांग था। पर आज क्या हम उतने फिजिक के टक्कर का दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते। और वैसे ही धीरे धीरे क्या बढ़ रही है, हमारी क्रेनियल कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब वेरिएशन तो आ रहा है, एकदम 1 या 2 दिन में, 1 या 2 साल में नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। जैसे जो हमारा अपकमिंग ह्यूमन रहेगा ना, जिसका नाम है होमो सैपियन फ्यूचरलेस, उसमें पता है क्या करेगा, हम एलियन जैसे दिखने लगेंगे। मैं तुमको बताऊंगी ना कि हमारे पूरे बॉडी के बाल हट जाएंगे। बोलोगे क्या मैं मतलब सबके सब टकले हो जाएंगे, हाँ बिल्कुल सबके सब टकले दिखने लगेंगे। उसके बाद ये वाले जो उंगली और पैर की भी जो छोटी उंगली वो हट जाएगी, ज़रूरत ही नहीं है उसकी, ये वाले भी हेयर्स हट जाएंगे, हमारी हाइट और छोटी हो जाएगी और हमारी लाइफ स्पैन भी छोटी हो जाएगी। पर बोलोगे मैम मेडिकल तो इतना आगे बढ़ रहा है, पर ये जो एवोल्यूशन आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, हमारे डीएनए के अंदर आ रही है। ये जो चेंजेस कहाँ आ रहे हैं, डीएनए के अंदर आ रहे हैं। तो धीरे धीरे ही कुछ होता है ना, ऐसे नहीं कि 50 साल के बाद देखोगे तो तुम्हें वो एलियन वाला ह्यूमन दिखने लगेगा, नहीं, इट विल टेक ईयर्स, मिनिमम लाइक 100, 200 और माइट बी 1000 ईयर्स, बट इट विल बी देयर। ओके, तो क्या हुआ, टाइम के साथ, मतलब इंपॉर्टेंट अब एक और फैक्टर कौन सा आया, टाइम। तो एरिया तो है ही, साथ में टाइम के साथ भी वेरिएशन आता है। इसी को इन्होंने एक ग्राफ में प्लॉट किया जिसका शेप हाइपरबोला बना। अब हम पहले ग्राफ पढ़ते हैं। ग्राफ पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पर अपने नॉलेज के लिए रखे रहो। वापस हम 1% भी चांस नहीं रखेंगे, क्यों ले 1% भी रिस्क, अगर आना होगा तो एटलीस्ट हमको पता तो है। तो देखो इस ग्राफ में क्या क्या बोला गया है, log s, अब इसका फॉर्मूला है log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। कोई नहीं पूछने वाला, पर अपन को याद रखना है, क्योंकि वापस अगर वो 1% आ गया तो क्या करेंगे, अपन को तो फुल स्कोर करना है। तो इसमें याद क्या करना है, ये चीज याद करनी है, इसका शेप याद करना है। अब पहले इस लॉग हम ग्राफ को स्टडी करते हैं। देखो
एक्स एक्सिस पे क्या है, एरिया। अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा कि एरिया जितना जितना स्पीशीज एक्सप्लोर करेगी उसमें वेरिएशन होगा, पर एक पर्टिकुलर लिमिट में। मतलब अगर इस जगह देखेंगे तो कम एरिया एक्सप्लोर किया है, धीरे धीरे जाते जाएंगे पैरामीटर्स पे तो इस जगह ज्यादा एक्सप्लोर किया है, ठीक है। अब इस तरफ देखते हैं, वाई एक्सिस पे क्या है, स्पीशीज रिचनेस। जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाएगा ग्राफ मतलब ज्यादा वेरिएशन हुए। मतलब इतना मेरे को समझ में आ गया, जो पहले वाला हाइपोथेसिस या थ्योरी दी गई है उसके अकॉर्डिंग जब मैं इस पॉइंट पे आऊंगी तो मेरा ये नंबर भी ज्यादा होना चाहिए, पर एक पर्टिकुलर लिमिट पे। वापस तो देखो पहले वाला, अब ये कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमेशा ऐसा, आखिरी लाइन उसमें लिखी थी, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं होता, एक पर्टिकुलर लिमिट पे। तो वही लिमिट पढ़ रहे हैं तो उसके लिए कुछ कांस्टेंट अपन मान के चलते हैं। तो ये वाला जो स्ट्रेट ग्राफ बना ये तो बाबा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनाया उन्होंने, कि तुमने एरिया और एक्सप्लोर किया, तुम्हारा स्पीशीज रिचनेस और आ गया, और एक्सप्लोर किया और रिचनेस आ गया। अब देखो एक्चुअल में तो ऐसा होता नहीं है, रियल लाइफ में हम ग्राफ तो पढ़ते हैं पर रियल लाइफ में तो कुछ और ही निकल रहा है। जैसे याद करो, दो टाइप के तुमने ग्रोथ कर्व पढ़े थे, एक था एक्सपोनेंशियल, एक था लॉजिस्टिक। पर एक्चुअल में कोई भी स्पीशीज एक्सपोनेंशियल तो फॉलो करती नहीं, कौन सा फॉलो करती है, लॉजिस्टिक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्चुअल में कौन सा फॉलो हो रहा है, ये ब्लू वाली लाइन जो ड्रॉन है वो वाला फॉलो हो रहा है। पहले एरिया हुआ, धीरे धीरे क्या होती गई, स्पीशीज, ये देखो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक आया, स्पीशीज इंक्रीज हो रही है, एरिया एक्सप्लोर कर दे, स्पीशीज। अब एक पर्टिकुलर टाइम आया जब एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही स्पीशीज और ज्यादा वेरिएशन या डाइवर्सिटी आएगी। अब मैम ये कैसे पता चला आपको कि इस जगह रुक गई? मैथ्स में पढ़ा होगा कि अगर ये लाइन हॉरिजॉन्टल धीरे धीरे बनती जा रही है किसके, एक्स एक्सिस के, मतलब वो चीज वहीं रुक रही है। ऐसे ही सेम ग्राफ तुमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जो हमारा एस शेप सिग्मोइड था। एक पॉपुलेशन कैसे हो रही थी, जल्दी याद करो, पहले था लैग फेज, फिर आया लॉग फेज, फिर क्या होती गई, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आती गई। इक्विलिब्रियम का मतलब ही क्या होता है, स्टेबल होती गई, मतलब उसके बाद अब कुछ नहीं होने वाला। तो ये भी क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो स्टेबल हो रहा है। अब जिस पॉइंट पे स्टेबल हो रहा है उसका फॉर्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू सी ए, तुम्हारा CAZ। तो अब S क्या है, स्पीशीज रिचनेस। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके स्पीशीज रिचनेस रुक जाएगी, या किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगी, उस पर्टिकुलर का एरिया का Z। अब Z क्या है, जो भी तुम्हारा स्लोप रिग्रेशन आते जा रहा है वो। और तुम्हारा C क्या है, C एक कांस्टेंट है जिसका क्या लिया उन्होंने, Y माइनस इंटरसेप्ट, जो भी इंटरसेप्शन पॉइंट आ रहा है वो। वापस इतना डिटेल नहीं पड़ेगा, पर हमको क्या क्या नाम याद रखने हैं, हाइपरबोला शेप बनता है, इस टाइप का ग्राफ है, ये है हमारा मेन फॉर्मूला। और जिस पॉइंट पे हमारी स्पीशीज डाइवर्सिटी स्टेबल होती है उसका फॉर्मूला क्या है, ये बस इतनी ही चीजें याद रखनी है। चलो अगली स्लाइड पे मूव करते हैं। तो अगली स्लाइड क्या बोल रही है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी। अब देखो यहाँ पे ना साइंटिस्ट लोगों को ये लगा कि जो स्पीशीज में सबसे ज्यादा वेरिएशन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। गलत लगा, देखते हैं कैसे। फॉर मेनी डिकेड्स इकोलॉजिस्ट बिलीव दैट कम्युनिटीज विथ मोर स्पीशीज जनरली टेंड टू बी मोर स्टेबल देन दोज विथ लेस स्पीशीज। स्टेटमेंट ये गलत है, क्योंकि लगा ना, पर जो नया रीसेंट स्टडी हुआ उसके अकॉर्डिंग ये पता चला कि अरे बाबा उस स्पीशीज को हम स्टेबल बोलेंगे जब से वो बनी थी से लेके आज तक, अगर वो आज भी वैसी की वैसी बनी है तो वो क्या हुई, स्टेबल। अब स्टेबल का मतलब समझो, स्टेबल का मतलब ये रहा कि बाहर कुछ भी हो जाए, बम गिर जाए, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो जाए, हुआ नहीं है अपन एज्यूम करें, ठीक है, तो बम गिर जाए, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो जाए, आइस एज आ जाए, बहुत गर्म हो जाए, सब कुछ ड्राई हो जाए, पर वो स्पीशीज बोल रही ना, मैं ना एक्सटेंट होने वाली हूँ, मैं तो यही रहूंगी, ना ही खुद में कुछ चेंजेस करने वाली हूँ। क्यों? अगर उसने खुद में चेंजेस कर लिए तो वो ओरिजिनल स्पीशीज रही नहीं, वो तो कन्वर्ट हो गई नई स्पीशीज में। पर मैंने क्या बोला, मैंने नहीं बाबा, साइंटिस्ट ने बोला, ये देखा कि अ स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो अंडरलाइन करो, लिखो ये कहीं पे, not show too much variation in productivity from year to year. It must either resistance
और रेजिलियंट टू ओकेजनल डिस्ट्रीब्यूशन। नेचुरल भी हो सकता है, आइस एज आ गई, बहुत गर्मी हो गई, अर्थक्वेक आ गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, या फिर मैन मेड पॉल्यूशन के कारण हमने जला दिया, या फिर बोल सकते हैं बम गिरा दिया, कोई केमिकल लीक आउट हो गया, ठीक है। एंड इट मस्ट ऑल्सो बी रेजिस्टेंट टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीशीज। मतलब अब यहाँ तो पूरा का पूरा इनकी थ्योरी ही गलत हो गई। मतलब हुआ क्या, स्टेबल स्पीशीज उसको हम बोलेंगे जिसमें कुछ चेंज नहीं आया है, वो वैसी की वैसी वहीं पे ढीठ जैसे बनी हुई है। अब बोलोगे मैम ऐसे तो हो ही नहीं सकता। ना ना ना, है ऐसी 2 स्पीशीज, है बहुत सारी, पर 2 स्पीशीज मैं तुमको बताऊंगी जिसका तुम इंटरलिंक कर सकते हो। पता है कौन सी 2 स्पीशीज है? एक है वो जो तुम्हारे किचन में मिल जाता है, इंसेक्ट कैटेगरी में आता है। बोलोगे मैम कौन? कॉकरोच। बिल्कुल सही सुना, कॉकरोच। कि बोलोगे मैम छी, ये स्टेबल स्पीशीज में आता है? हाँ, स्टेबल स्पीशीज में आता है। और दूसरा स्कॉर्पियन। तो ये 2 स्पीशीज है आज भी, ऐसे बहुत सारी, मैं तुमको 2 एग्जाम्पल बता रही हूँ। ये है स्टेबल स्पीशीज, मतलब जब से वो बनी थी ना आज तक वो एज इट इज वैसी की वैसी है। फिर भले बीच में इतने सारे चेंजेस आए, एनवायरमेंटल चेंजेस आए, ह्यूमन चेंजेस आए, मैन मेड चेंजेस आए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? वो थी रेजिस्टेंट किसके तरफ? इन्हीं सब चेंजेस की तरफ। और क्या थी? रेजिलिएंट थी सारे डिस्टर्बेंस के अगेंस्ट। आया समझ में? तो ज्यादा करेक्ट क्या है बोलना, कौन सी थ्योरी करेक्ट है? ये वाली। चलो अगले स्लाइड पे मूव करते हैं। अब आए एक साइंटिस्ट, ठीक है, जिनका नाम था डेविड टिलमैन। अब टिलमैन ने एक स्टेटमेंट दिया और उसको एक हाइपोथेसिस के थ्रू एग्जाम्पल में मतलब समझाया लोगों को। अब क्या बोला पहले हम वो समझते हैं, फिर धीरे धीरे उसको हम बाइफरकेट करके हम समझना शुरू करेंगे, ठीक है। तो डेविड टिलमैन ने कहा, फाउंड दैट प्लॉट विथ मोर स्पीशीज शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास। मतलब जिनके पास कम स्पीशीज है, प्लॉट विथ मोर स्पीशीज मतलब जो स्पीशीज ज्यादा है जिनमें क्या है, वेरिएशन ईयर टू ईयर क्या है, कम है, तो उनका बायोमास क्या है, ज्यादा है, ठीक है। ही ऑल्सो शोड दैट इन हिज एक्सपेरिमेंट इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी। अब खुद सोचो ना, सपोज करो एक स्पीशीज के पास बहुत सारी डाइवर्सिटी है, सपोज चलो कॉकरोच ही ले लेते हैं, ठीक है, या कॉकरोच से ज्यादा भी क्योंकि वो तो स्टेबल स्पीशीज, उसमें कुछ ज्यादा चेंज आया नहीं। प्लांट ले लेते हैं, ठीक है। अब ऐसे प्लांट में हमने एक वेराइटी ले ली, तो उसमें ऐसा है कि वो कम इंटेंसिटी के लाइट पे भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है। उसी के पास उसकी दूसरी डाइवर्सिटी या दूसरा स्पीशीज का कैटेगरी है, तो ज्यादा अगर लाइट आ जाए तो भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है। एक है कि अगर लाइट भी नहीं रहे तो उसके दूसरे पिगमेंट से बिल्कुल एकदम डिम लाइट में भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है। तो देखो एक ही है, एक स्पीशीज एक और है, वो क्या है, वो पानी झेल सकता है, मतलब ज्यादा ओवर वाटर हो गया तो भी वो जैसे तैसे रेजिस्टेंट हो जाएगा, उसके पास बहुत ज्यादा थिक वैक्सी क्यूटिकल है तो अंदर की चीज खराब नहीं होगी। दूसरी वाली सपोज करो जेरोफिटिक कंडीशन में आ गई, वो अगर पानी नहीं रहा तो भी हो जाएगा। एक स्पीशीज ऐसे डेवलप हो गई जिसके अंदर इनबिल्ट ही रेजिस्टेंट पावर है, ड्रॉट की तरफ, क्लाइमेटिक कंडीशन की तरफ, उसका एकदम सेल वॉल बहुत स्ट्रांग है बाकी के कंपेयर में। तो देखो एक ही प्लांट की स्पीशीज में उसमें इतने सारे वेरिएशन है। अब देखो अब क्या होगा, टू हायर प्रोडक्टिविटी। अब अगर सपोज करो सूखा आ गया तो बाकी की 4 मर गई पर ये तो जिंदा रहेगी, ठीक है। अब अगर दूसरा कोई कंडीशन आया तो एक हट जाएगी, एक तो जिंदा रहेगी, मतलब हमेशा उसका चांसेस ऑफ सर्वाइवल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये तो हुआ एक पॉइंट। अब बोलोगे मैम उसको हायर प्रोडक्टिविटी से कैसे आप रिलेट कर सकते हो, क्योंकि बाबा उसमें उन्होंने रेजिस्टेंट क्रिएट किया है, वो कैसे भी करके खुद को सर्वाइव तो रख सकती है, पर उसका प्रोडक्शन रेट भी तो ज्यादा है। मतलब देखो 4 प्लांट्स है, ए बी सी डी, इनका कॉमन रेंज है फोटोसिंथेसिस का, वो तो चल ही रहा है। साथ में ये एकदम फार रेड लाइट पे भी कर सकती है, ये रेड पे भी कर सकती है, एकदम कम डिम लाइट पे भी कर सकती है, और वो उससे भी कम में कर सकती है, ठीक है, दूसरे पिगमेंट्स का यूज करके। तो इसका मैं टोटल प्रोडक्टिविटी तो मेरा हुआ, क्योंकि सबका एक कॉमन रेंज तो चलने ही वाला है। उसके बाद सिंस डाइवर्सिटी है तो वो हर एक कंडीशन पे एडजस्ट हो सकती है। जो चीज एडजस्ट हो सकती है वो चीज सर्वाइव हो सकती है, जो चीज सर्वाइव हो सकती है उसका प्रोडक्शन रेट भी ज्यादा होगा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। तो यही सब उन्होंने बोला था कि इन्होंने डेविड टिलमैन में। बोलोगे मैम ये अभी भी समझ में नहीं आया, चलो ऐसे समझते हैं।
कौन से हाइपोथेसिस से? रिवर पॉपर हाइपोथेसिस से। अब उसके पहले समझते हैं उन्होंने बेसिकली उनके हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने क्या स्टेटमेंट एक्सप्लेन किया था। रिच बायोडाइवर्सिटी इज नॉट ओनली एसेंशियल फॉर इकोसिस्टम हेल्थ बट इन इम्परेटिव फॉर वेरी सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन रेस ऑफ दिस प्लैनेट। मतलब उन्होंने बोला था कि अगर किसी भी चीज की तुम्हें रिच बायोडाइवर्सिटी दिख रही है तो बेसिकली वो फूड चेन में या इंटरलिंक्ड है। अब बोलोगे मैम ये तो आप बता रही हो अपने मन से, ऐसे कैसे हम मान ले? देखो ये हाइपोथेसिस है, मतलब ये अभी भी अंडर स्टडी चल रहा है ये चीज़, ठीक है। पहली बात समझो, उन्होंने ये बोला था कि जितनी ज़्यादा तुमको डाइवर्सिटी मिलेगी किसी भी ऑर्गेनिज्म की या नेचर में जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी उतना ज़्यादा वो तुम्हारा साइकिल बोलो, तुम्हारा इकोसिस्टम बोलो, क्या रहेगा, उतना ज़्यादा हेल्दी रहेगा और स्टेबल रहेगा और लॉन्ग टाइम सर्वाइवल के लिए वही चीज़ रिक्वायर्ड रहती है। कैसे डायरेक्टली रिक्वायर्ड है ये अभी भी स्टडी, ये रिसर्च का टॉपिक अभी भी है, पर उनका हाइपोथेसिस अपन पढ़ने वाले, ठीक है। तो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस बोलता क्या है? तो पहले तो समझो भैया रिवेट क्या है। तो रिवेट मतलब जो छोटे छोटे स्क्रू होते हैं ना उनको रिवेट बोलते हैं। बोलो मैम स्क्रू से क्या समझाने वाले? उन्होंने ऐसे बोला, मान लो एक एरोप्लेन है, ठीक है। अब वापस मैं ट्राई कर रही हूँ अपना बेस्ट ड्रॉ करने का, ठीक है। ये है तुम्हारा एरोप्लेन, ठीक है। अब एरोप्लेन तो नहीं लग रहा, ठीक है, तुमको समझ में आ रहा है ना एरोप्लेन है। अब हर एरोप्लेन का हर एक पार्ट, फिर वो भले तुम्हारा विंग्स हो गया, पीछे का टेल हो गया, ठीक है, सामने का कॉकपिट हो गया, अंदर का जो पूरा मेन चेंबर है वो हो गया, अंदर जो कुर्सियाँ लगी है वो हो गया, जो तुम्हारे विंडोज़ हैं वो हो गया, सबका सब क्या है? ऐसा मान लो कि हर एक पोर्शन है तुम्हारी स्पीशीज़ और सारी स्पीशीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं छोटे छोटे स्क्रू से। इन्हीं स्क्रू को क्या बोलते हैं? रिवेट बोलते हैं। अब सपोज करो उन्होंने बोला कि हम चढ़े उस प्लेन पे, हमको वो स्क्रू दिख गए, हमको लगे वाह यार बहुत ही सुंदर स्क्रू है, चलो निकाल के ले जाते हैं घर। अब तुम एक ले गए, ऐसे दूसरा पैसेंजर चढ़ा, उसको लगा मैं भी इसको घर लेके जाऊंगा, तो चलो वो दूसरा भी स्क्रू निकाल के ले गया। ऐसे करते करते सारे स्क्रू धीरे धीरे, या सारे नहीं, एक मेजर पोर्शन स्क्रू निकल गया। किस चीज़ का निकल गया? सपोज करो इस विंग का निकल गया, तो होगा क्या? ये विंग कमज़ोर हो गया, अब कभी भी ये विंग टूट सकता है, करेक्ट। अब बात बताओ, ये विंग टूटेगा तो ये प्लेन चलेगा क्या? नहीं ना। अगर ये विंग क्या, अगर इसका इतना सा भी पोर्शन डैमेज हुआ तो पूरा का पूरा प्लेन ही क्रैश होने वाला है। इसका मतलब क्या है कि हर एक स्पीशीज, जितनी भी भले डाइवर्सिटी है, हर एक छोटी छोटी स्पीशीज भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारे इकोसिस्टम में, एक वो बैलेंस बनाने के लिए, सर्वाइव, एक दूसरों का सर्वाइवल रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। मतलब अगर इसमें से मैंने एक स्क्रू निकाल दिया और अगर इतना छोटा सा भी पोर्शन डैमेज, तो पूरा एरोप्लेन डैमेज हो गया, ठीक। तो यही उन्होंने समझाया था। अब इसको समझने का एक और तरीका है। कैसे? तुमने डोडो का नाम सुना होगा, एक बर्ड थी डोडो नाम की, ठीक है। वो बहुत सारे म्यूजियम में भी उसका रखा हुआ है। अब क्यों डोडो एक्सटिंक्ट क्यों हो गई? क्योंकि हमने की हंटिंग। ऐसा बोलते हैं उसका जो मीट था वो बहुत टेस्टी था। मैंने टेस्ट नहीं किया है, मैंने किया भी नहीं, ठीक है। चलो, जो पहले के लोग, उनको लगता था इसका मीट बहुत टेस्टी, तो चलो इसका हंट करते। ओवर हंटिंग हो गई उसकी, इतनी ज़्यादा ओवर हंटिंग हो गई कि वो एक्सटेंट ही हो गई। अब बोलोगे मैम उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जब वो एक्सटेंट हुई डोडो, उसके कुछ साल बाद बहुत सारी प्लांट की स्पीशीज भी एक्सटेंट हो गई। अब बोलोगे मैम ऐसे कैसे? हंटिंग तो डोडो की थी, इस चिड़िया की थी, पेड़ पौधे कैसे खत्म हो गए? क्यों? क्योंकि ये मान के चलो डोडो थी क्या? एक रिवेट मतलब छोटा सा स्क्रू जो एक दूसरे से पूरा इंटरलिंक था। हुआ ये था, जब ये एक्सटेंट हो गई और बाकी के पेड़ पौधे भी एक्सटेंट होने लगे ना, तब रिसर्चर ने रिसर्च की तो ये पता चला कि जर्मिनेशन कराने के लिए बहुत सारे प्लांट उस डोडो पे ही डिपेंडेंट थे। मतलब जब वो बर्ड उस पर्टिकुलर प्लांट का या फ्रूट खाती थी और जब उसके फीसीज में से वो सीड बाहर आता था, तभी वो जर्मिनेट होने की कंडीशन में आता था। अब सपोज करो वो बर्ड ही गायब हो गई, तो फ्रूट तो बन रहा है पर खाने वाला कोई नहीं। अब खाने वाला कोई नहीं तो उसके अंदर से पास होके फीसीस टट्टी में से निकालने वाला भी कोई नहीं। अब जब उस पर्टिकुलर सीड का सोर्स ही था कि वो जर्मिनेट उसी कंडीशन में होगा, जब वो उस बर्ड की पूरी एलिमेंट्री कैनाल में से पास होगा, बाहर आएगा और तभी वो ग्रो करेगा, तभी वो आगे पॉलिनेट होगा, या पॉलिनेट से वर्ड से ज़्यादा बेटर है जर्मिनेट होगा, तभी वो आगे प्रोपोगेट करेगा, अंदर और बाहर उसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी।
अब बेचारी तुमने बर्ड को ही मार डाला, अब ये बर्ड मर गई तो ये प्रोसेस करने वाला भी कोई नहीं रहा। तो टाइम के साथ क्या होता गया, कुछ सालों बाद इन पेड़ पौधों का भी एक्सपेंशन हो गया कम। अब जब ये कम हुआ, एक पर्टिकुलर टाइम आया गया तो ये भी क्या होने लगे, एक्सटिंक्ट होने लगे। तब इंसान जागा, उसने बोला अरे हमने तो हंटिंग इसकी की थी, ये कहां से गायब हो गए। तो ये क्या है, यही शो करता है इंटरडिपेंडेंट, मतलब रिच बायोडाइवर्सिटी नॉट ओनली इसेंशियल फॉर इकोसिस्टम, पर क्या था, वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट थे, इंटरलिंक्ड थे। और जो किस चीज को सपोर्ट कर रहा था, बाबा सर्वाइवल, और किसी और का सर्वाइवल नहीं, हमारा ही सर्वाइवल। आप बोलोगे मैम एक चिड़िया चली गई, कुछ पेड़ पौधे चले गए, क्या फर्क पैदा है ना, बहुत फर्क पड़ता है। अभी तुमको नहीं समझ में आ रहा, क्या होगा, कुछ सालों बाद पता चला कि उस पर्टिकुलर एरिया का कोई पर्टिकुलर मिनरल का प्रोसेसिंग वही प्लांट जो एक्सटिंक्ट हो गया वो कर रहा था। अब उस पर्टिकुलर टाइम गैप के बाद उस पर्टिकुलर एरिया में वो मिनरल ही नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि वो मिनरल बनाने की या एब्जॉर्व करने की या कन्वर्ट करने की एफिशिएंसी सिर्फ उन पेड़ पौधों में थी। अब क्या करोगे, अब उस एरिया में जो ह्यूमन रहेंगे या तो आर्टिफिशियली लो, या तो फिर उस एरिया का अगर कोई भी चीज़ तुम खाओगे वो तुमको मिनरल की क्या होने वाली, डेफिशिएंसी। सोचो हर पर ये चीज़ ऐसे नहीं कि 1-2 साल के अंदर ही पता चलेगी, इट टेक टाइम्स। पर जब तक टाइम होता है ना, बहुत टाइम गलत हो जाता है, बीत जाता है, और तब तक टाइम निकल जाता है कोई भी चीज़ सुधारने का। इसीलिए इसी टॉपिक का अगला कंटिन्यूएशन क्या है, कंजर्वेशन। क्यों करना है कंजर्वेशन बाबा, इंसान मतलब ही है, चलो अपने मतलब के लिए ही नेचर को कंजर्व कर लो। क्यों? अगर एक चीज तुमने हटाई, एक रिवेट हटा दिया, तो उसी के लाइन से बहुत सारे रिवेट जुड़े हुए हैं। अगर प्लेन का एक स्क्रू निकला तो तुमने बोला हमने तो एक ही स्क्रू निकाला, पर लाइन से सारे स्क्रू क्या होते जाएंगे, निकलते जाएंगे। क्या पता तुम्हारा विंग ही टूट जाए, और अगर विंग टूट गया तो पूरा का पूरा प्लेन ही क्रैश हो जाएगा। प्लेन क्रैश हो गया मतलब इकोसिस्टम क्रैश, इकोसिस्टम में तुम भी तो हो तो हम भी क्रैश। ठीक, तो यहां तक था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो मैग्नेट ब्रेन्स क्या है, अब तुम्हारी वेबसाइट भी है, हमारी वेबसाइट पे जाओ, गूगल पे सर्च करो www.magnetbrains.com, तो तुमको क्या मिलेगा, ये होम पेज ओपन होगा। अब मैम बोलोगे होम पेज का क्या करना है, जिस भी क्लास का तुम्हें स्टडी मटेरियल चाहिए उस पर्टिकुलर टैब पे क्लिक करो तो क्या आ जाएगा, उस पर्टिकुलर जो क्लास उसमें जो जो एडुकेटर पढ़ा रहा है तुमको उन सब के नाम आ जाएंगे, जो जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। अगर मेरा सुनना है तो मेरा वॉच नाउ करो या क्लिक करो, तो फर्दर और जिस जिस चैप्टर पे मैंने बनाया वो सारा कंटेंट तुमको दिखेगा। बस कंटेंट को क्लिक करना है, सुनना स्टार्ट करना है, पढ़ाई शुरू करनी है। फिर जब पढ़ाई करनी है तो हिंदी मीडियम वाले पीछे क्यों रहे, तो उनके लिए क्या है, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में भी है। फिर क्या करना है, उस पेज को जाके सबसे पहले तो खुद स्प्रेड भी करना है, बताना है अपने फ्रेंड्स को, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो आज के लिए बस यहीं तक था, अभी भी चैप्टर बाकी है। और क्या करेंगे, अभी पढ़ना शुरू करो और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक टेक केयर, टाटा बाय बाय और पढ़ाई करो।